Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. First article आपका क्लाइमेट चेंज के ऊपर, यहाँ पे एक नई रिपोर्ट आई है, ग्राउंड स्वेल रिपोर्ट. ये रिपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक क्वेश्चन तो आना पक्का ही है ज्योग्राफी ऑप्शनल में या जीएस में. तो आप इस रिपोर्ट को कोट कर सकते हो इंट्रोडक्शन में, बॉडी में या कंक्लूजन में भी, जहां भी आपको रेलेवेंट लगे वहां पे आप इसको डाल सकते हो. एंड ये रिपोर्ट ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे माइग्रेशन के बारे में बात हो रहा है कि क्लाइमेट माइग्रेंट्स जो है उनका क्या हालचाल होने वाला है बाय 2050. इस रिपोर्ट का ये फाइंडिंग है कि अगर क्लाइमेट चेंज का पेस ऐसे ही रहा जैसा चल रहा है तो अगले 3 डेकेड्स में, दैट मींस बाय 2050 अराउंड 200 मिलियन पीपल हैव टू लीव देयर होम्स एंड हेंस इन लोग को हम बोलते हैं क्लाइमेट माइग्रेंट्स. तो एक तो ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड एक क्लाइमेट माइग्रेंट्स के ऊपर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि क्लाइमेट माइग्रेंट्स किसको बोलते हैं. एंड यहाँ पे मोस्ट वल्नरेबल रीजन्स मेंशन है. ये वो रीजन्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होंगे माइग्रेशन से. यहाँ से सबसे ज्यादा माइग्रेशन होने वाला है क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट यहाँ पे बहुत जोरदार होने वाला है. तो फर्स्ट रीजन है आपका सब सहारन अफ्रीका. सेकंड मोस्ट अफेक्टेड रीजन साउथ एशिया में आपका बांग्लादेश होने वाला है. एंड इस डेटा को आपको याद रखना है एंड ये ऐसे वर्ल्ड मैप पे आपको रिप्रेजेंट करना है, तो इसको प्लीज अपने नोट्स में ऐड कर लो. नेक्स्ट आर्टिकल आपका डेंगू के ऊपर. यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डिजीजेस के ऊपर इस बार इंपॉर्टेंट है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन थियरी. इस थियरी का मैंने आपको जिस्ट दिया था जब हम बात कर रहे थे नीपा वायरस के बारे में. अभी एक हफ्ते पहले केस आया था केरला में जहाँ पे नीपा वायरस की वजह से एक चाइल्ड की डेथ हो चुकी थी. एंड हेंस कोविड, नीपा वायरस, इबोला, डेंगू, मलेरिया, ये जितने भी डिजीजेस इंडिया में प्रेवलेंट है उनके वजह से एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन थियरी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी टाइप का एक थियरी है जहाँ पे पॉपुलेशन के चेंजिंग पैटर्न के बारे में हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्टिलिटी, मॉर्टेलिटी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो इस साल के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट आर्टिकल आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर. दिल्ली गवर्नमेंट काफी पुश कर रही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एंड यहाँ पे कुछ इंसेंटिव दिया जा रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस 50,000 का एंड प्लस वाटर बिल्स में भी कुछ ऑफ दिया जा रहा है. तो ये तो आप गवर्नमेंट मेजर्स में लिख सकते हो. प्लस दिल्ली जल बोर्ड ने जितने भी एग्जिस्टिंग होम्स है जिनका एरिया 100 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है उनके लिए एक ऑर्डर निकाला है कि उनको अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा, अपने घरों पे सेटअप करना पड़ेगा. एंड दिल्ली गवर्नमेंट दुर्गापुर मॉडल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट कर रही है. ये दुर्गापुर मॉडल क्या है? दुर्गापुर आपके राजस्थान का एक ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये मॉडल यूज किया जाता है एंड हेंस अब ये एक मॉडल बन चुका है, बहुत सक्सेसफुल रहा है. इसको आप एज एन एग्जाम्पल और केस स्टडी भी लिख सकते हैं एग्जाम में, दुर्गापुर मॉडल को. एंड एक्चुअली इस मॉडल में बस इतना है कि जो आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो टेक्निक्स हैं, जैसे मान लीजिए ये आपके घर की टेरेस है एंड यहाँ पे रेन वाटर आपका कलेक्ट हो रहा है. अब यहाँ से रेन वाटर कलेक्ट होके ये डायरेक्टली बोर वेल्स में जाके कलेक्ट होगा एंड हेंस आपका ग्राउंड वाटर यहाँ पे रिप्लेनिश हो जाएगा. तो इस मॉडल को दिल्ली गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है. इसका नाम है दुर्गनपुर मॉडल. ये आपको नोट डाउन करना है. प्लस गवर्नमेंट स्कीम्स में आप ये लिख सकते हैं कि व्हाट आर द गवर्नमेंट मेजर्स टू प्रमोट रेन वाटर हार्वेस्टिंग. तो ओवरऑल आपको काफी अच्छा रॉ मटेरियल मिल जाता है आंसर्स को एनरिच करने के लिए. नेक्स्ट आर्टिकल आपका कंटेनर श्रिंकेज के ऊपर. कंटेनर्स की शॉर्टेज हो गई है एंड इस वजह से इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है लास्ट 6-7 मंथ से. एंड इंटरनेशनल ट्रेड नो डाउट आपके सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हेंस आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है. इस साल एक क्वेश्चन आ ही सकता है आपके ट्रेड के ऊपर, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर, कि विच आर द फैक्टर्स विच हैव अफेक्टेड इंटरनेशनल ट्रेड इन 2020 और 2021 या इन रिसेंट टाइम्स. तो आपको कोविड तो एक रीजन है ही, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कंटेनर्स के सप्लाई में श्रिंकेज, या आप बोल सकते हो कंटेनर्स के शॉर्टेज की वजह से. दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हमने देखा था सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज. तो ये जो है इसके वजह से भी काफी इस बार दिक्कत आई है. एंड हमने देखा तो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उनके प्रोडक्शन में काफी डिक्लाइन आया है, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड ओवर में. एंड फिलहाल इसका देख लेते हैं कि कंटेनर शॉर्टेज जो आया है ये क्यों आया है. तो फर्स्ट रीजन है कि आपके कोविड के टाइम फ्रेट्स की जो सप्लाई चेन थी वो ऑलमोस्ट एक तरीके से वहां पे बैन लग गया था. कोई भी कंट्री से ना फ्रेट आ रही थी ना जा रही थी, तो जो कंटेनर्स जहां पे थे वहीं पे फंसे हुए थे. प्लस सेकंड रीजन ये है कि जो अंदाज लगाया जा रहा था कि जब कोविड कम होगा तो जैसे जैसे ट्रेड धीरे धीरे बढ़ेगा, वो भी नहीं हुआ. ट्रेड बहुत अचानक ही बढ़ गया है जबकि कंटेनर्स अभी भी फंसे हुए हैं एंड हेंस कंटेनर्स की शॉर्टेज है. एंड इसको टैकल करने के लिए इंडियन एक्सपोर्टर्स जो हैं उनका डिमांड है कि जैसे वेस्ट बंगाल ने एक लिमिट लगा दिया है कि हर कंटेनर शिप के साथ सिर्फ 100 वेसल्स ही जा सकते हैं, एम्प्टी वेसल्स. एक सीलिंग कैप लगा दिया कि आप 100 से ज्यादा एम्प्टी वेसल्स नहीं भेज सकते. वैसा गवर्नमेंट से डिमांड हो रहा है कि आप भी सेंट्रल लेवल पे ऐसा कुछ कर्व लाइए, सीलिंग लाइए 6 महीने के लिए, क्योंकि अगर सब एम्प्टी वेसल्स जाने लग गए बाहर, क्योंकि देखिए कुछ फॉरेन फर्म्स जो है वो हाई प्रीमियम दे रहे हैं, कुछ ज्यादा पैसे दे रहे हैं कि एम्प्टी वेसल्स उनके पास आ जाए, क्योंकि ट्रेड तो ऑल ओवर वर्ल्ड इंपैक्ट हुआ है. तो वो लोग हाई प्रीमियम देने के लिए रेडी हैं कि एम्प्टी वेसल्स हमारे पास दे दो, हम ज्यादा पैसे देंगे. तो इसलिए इंडिया में जो एम्प्टी कंटेनर्स हैं भी वो भी यहाँ से खाली जा रही हैं ताकि वहां से जब वो आए तो ज्यादा पैसा मिले. तो इसका कैप लगाना बहुत जरूरी है. एंड क्योंकि ये टर्न अराउंड टाइम कंटेनर्स का काफी बढ़ गया है, टर्न अराउंड टाइम मीन्स सपोज एक कंटेनर इंडिया से सिंगापुर जा रही है, तो सपोज ये 3 दिन में गई, यहाँ पे 2 दिन अनलोडिंग हुआ,
एंड 3 दिन में आ गई, तो टोटल आपका 8 दिन लगा। अब क्या हो रहा है, 3 दिन में गई, अनलोडिंग में क्योंकि बहुत ज्यादा शॉर्टेज एंड पहले से बहुत ज्यादा शिप्स वहां पे फंसे होने के कारण सपोज यहाँ पे 1 हफ्ता लग गया 7 दिन एंड 3 दिन में वापस आई, तो यही अब 13 डेज लग गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहले ट्रेड 45 डेज में कंप्लीट हो जाता था, अब उसको 75 to 90 डेज लग रहे हैं। एंड क्योंकि ट्रेड अब डिले हो रहा है, तो अब लिक्विडिटी क्रंच का प्रॉब्लम आ चुका है। लिक्विडिटी क्रंच मींस सपोज ए ने बी को कोई भी चीज एक्सपोर्ट की, तो अब उसका पेमेंट बी जो है वो 30 to 90 डेज के बाद करता है। तो अब क्योंकि ये चीजें पहुंचने में ही डिले हो रही हैं, तो अब जो पेमेंट आती थी वो 30 to 90 डेज से लेके अब 90 to 180 डेज तक जा चुकी है। तो ये पेमेंट में डिले की वजह से ए के पास लिक्विडिटी क्रंच हो चुका है। एंड बी जो है ये डिले पेमेंट इसलिए कर रहा है क्योंकि बी आगे जो शिपमेंट जहां भी उसको एक्सपोर्ट करना होगा वहां से भी ये सेम प्रॉब्लम आ रही है, वहां से बी को पेमेंट लेट आ रही है एंड हेंस बी ए को लेट दे पा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी क्रंच। एंड लिक्विडिटी क्रंच की वजह से आगे के जो उसके एक्टिविटीज हैं, सपोज इसको आगे कुछ इन्वेस्ट करना होता रॉ मटेरियल्स में या कुछ दूसरा एक्सपोर्ट करना होता, तो वो सारी चीजें अब डिले होंगी। हेंस ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है इस शॉर्टेज की वजह से। तो इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए एग्जाम्स में अच्छे आंसर लिखने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल आपका इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर। यहाँ पे आंध्र एंड ओडिशा का एक डिस्प्यूट चल रहा है इस विलेज को लेके। एंड ये आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यहाँ पे सिर्फ आपको एज एन एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हो। मैंने इस बार आपको दिखाया एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, रीजनल कॉन्शियसनेस एंड इंटरस्टेट इश्यूज। उस टॉपिक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आपके पास टोटल 2 से 3 एग्जाम्पल आ चुके हैं। एक आंध्र ओडिशा में डिस्प्यूट है, दूसरा हमने देखा आसाम मिजोरम में एक डिस्ट्रिक्ट को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, थर्ड जम्मू कश्मीर में लद्दाख का डिमांड है स्टेटहुड के लिए। तो ये जो सारे डिमांड्स हैं, इनको आपको एज एन एग्जांपल आप अपने आंसर में लिख सकते हो। अगर कोई आंसर आपका रीजनल कॉन्शियसनेस के ऊपर आता है, तो आप लिख सकते हो कि स्टेट्स के बीच में भी ये डिस्प्यूट है। क्यों? ऑफ कोर्स ये रीजनल कॉन्शियसनेस की वजह से है। एंड रीजनल कॉन्शियसनेस क्यों है, इसको हम डिटेल में देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के क्लासेस में, क्योंकि कार्ल सोयर की जो थियरी है कि हाउ कल्चरल डिफरेंसेस लीड्स टू रीजनल कॉन्शियसनेस, वहां पे हम इसका बात करेंगे। एंड नेक्स्ट आर्टिकल आपका ये अरावलीज के ऊपर है। इसमें डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ खास नहीं है न्यूज आपके लिए, बस ये मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है अरावलीज। एंड आपको इन अराउंड 30 वर्ड्स में इसका डिस्क्रिप्शन लिख के रखना है अपने नोट्स में। एंड जिन लोगों को ये PDF रेफर करना है उनके लिए मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। And that's it for the day. Goodbye. Take care.